विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो, याद जो करे सभी। महोदय, ये विश्व याद उसी को करता है जो सत्य पे अड़कर, असत्य से लड़कर अपनी बात पर अटल रहता है। और आज मैं इसी बात पर अटल रहते हुए इस सदन के प्रस्ताव के पक्ष में अपने विचार रखने आया हूं। महोदय, बात जब राष्ट्रीय हित की होती है तो वो 3 स्तंभों पर अवश्य ही निर्धारित होगी। किसी भी राष्ट्र का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास होना। किसी भी राष्ट्र का विकास उस राष्ट्र के नागरिकों के जीवन स्तर उठने को कहते हैं। केवल कुछ ही वर्गों की समृद्धि पूरे देश की समृद्धि कभी नहीं हो सकती। जिस देश में केवल कुछ ही वर्गों का विकास हो और अन्य वर्गों को पिछड़ा और दुर्दशाग्रस्त कर दिया जाए तो देश में नक्सलवाद पैदा होता है। तो देश का युवा सड़कों पर हम हमारा अधिकार मानते हैं के नारे लगाते हैं, तो देश में मणिपुर जैसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। महोदय, आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश का पिछड़ा वर्ग बहुत पीछे खड़ा है, जिसका प्रमाण अनेकों आंकड़े और प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां देती है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 52% है, जबकि लोकसभा में पिछड़े वर्ग के सांसदों की संख्या केवल 22% है। वहीं देश में सामान्य वर्ग की संख्या केवल 22.8% है, जबकि लोकसभा में सामान्य वर्ग के सांसदों की संख्या 42.72%। महोदय, प्रश्न ये है कि आरक्षण के इतने वर्षों के बाद भी देश का पिछड़ा वर्ग इतने पीछे कैसे है? इसका सीधा उत्तर ये है कि देश में पिछड़े वर्ग को आरक्षण तो मिला, मगर ये आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त नहीं। अतः अगर जातीय जनगणना होती है तो समाज में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का पता चल सकेगा और इसी के आधार पर सरकार आरक्षण की नीतियां बनाएगी। पिछड़े जातियों का कोई आंकड़ा न होने के कारण सरकार समाज के सभी वर्गों तक कल्याणी योजनाएं पहुंचाने में विफल रहती है और आरक्षण का लाभ उसी वर्गों तक सीमित रह जाता है। वर्ष 2018 में रोहिणी कमीशन ने पिछले 5 वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा के अंतर्गत 1,30,000 केंद्रीय नौकरियों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें पाया गया कि 97% नौकरियां और शैक्षिक सीटें केवल 25% वर्गीकृत उपजातियों के पास और 24.95% नौकरियां और सीटें केवल 10 अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय। आयोग ने यह भी कहा कि 983 अन्य पिछड़ा वर्ग, जो कुल का 1/3 है, का नौकरियों और सीटों में प्रतिदिन लगभग 0 है। अतः अगर जातीय जनगणना होती है तो सरकार को यह पता चल सकेगा कि किस वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला और किस वर्ग को नहीं, किस वर्ग की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार आया। मान्यवर, मेरे विपक्षी आएंगे और ये सिद्ध कराने की कोशिश करेंगे कि अब देश जाति आधारित भेदभाव से बहुत ऊपर उठ चुका है। वो अमृतकाल के झूठे ढोल पीट कर ये बताएंगे कि अब हमें जातियों पर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। महोदय, जिस देश में एक धर्म के लोग उसका 80% समाज हो और उस धर्म की किताब ऋग्वेद में जातियों की इतनी अहम भूमिका हो, तो उस देश में जातियों का नकारना ऐसा ही है जैसे खतरा देखकर शुतुरमुर्ग अपना सर रेत में डाल लेता है और वो ये समझता है कि खतरा टल गया। महोदय, जिस देश में जातियों की पहचान उनकी जन्म के बाद ही उनकी जाति पर आधारित हो और उस देश में पिछड़े वर्ग पर अत्याचार जैसी निर्दय हरकतें उनके पिछड़े होने के कारण हो, तो समाधान भी वहीं से निकल सकता है। महोदय, अगर बीमारी वायरस की हो तो बैक्टीरिया की दवा नहीं देनी चाहिए। अतः अगर हम इस जाति आधारित भेदभाव का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो हमें वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और जातीय जनगणना करानी होगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस कथन से करना चाहूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। और महोदय, सामाजिक लोकतंत्र तभी हो सकता है जब समाज में हर वर्ग को बराबर के अधिकार मिले, और बराबर के अधिकार तभी मिल सकते हैं जब देश में जातीय जनगणना कराई जाएगी। अतः भारत में जातीय जनगणना अवश्य आवश्यक